नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मैं हूं जितेंद्र कुमार और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है बुधवार और डेट है जुलाई 19 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का एनालिसिस। पहली जो खबर है वो मुख्य पेज फ्रंट पेज से है। तो क्या खबर है हम इंग्लिश में थोड़ा समझते हैं। अपोजिशंस टीम इंडिया टू टेक ऑन एनडीए इन लोकसभा पोल। तो क्या कह रही है ये न्यूज़, जो 26 विपक्षी दल हैं भारत के, उन्होंने एक टीम का गठन किया है जिसका नाम दिया गया है इंडिया। किस लिए? जो 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उन लोकसभा के चुनावों में जो एनडीए है जिसके अंदर भाजपा शामिल है, उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की ये एक विपक्षी दलों की रणनीति है। तो हम इस खबर को इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ हिंदी माध्यम के छात्रों ने मुझसे निवेदन किया कि इस खबर को हम हिंदी में भी छापें। तो मैं यहाँ पर नोटपैड में यहाँ पर आपको पीले बॉक्स में हिंदी में इस खबर का ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। तो हम हिंदी में ही शुरू करते हैं, पढ़ते हैं क्या है खबर और जानते हैं क्या क्या हुआ है इस खबर में। तो खबर यह है कि 26 विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भारत भर में एकजुट होकर भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, जिसका नाम है इंडिया, का गठन किया है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकें। तो कब के लिए? 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें, ताकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ सके, इसलिए 26 विपक्षी दलों ने एक गठन किया है जिसका नाम दिया गया है इंडिया। तो ये खबर क्या कहती है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्षी दलों के दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता के बाद कहा, यह देश के लोगों के हित में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। सभी 26 दलों के नेताओं ने आज अपनाए गए प्रस्ताव का एक स्वर से समर्थन किया। आगे ये न्यूज़ कहती है, एक मत से पारित संयुक्त प्रस्ताव में 26 दलों ने संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा करने, भाजपा के नफरत का जहरीला अभियान को खत्म करने और महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को रोकने का संकल्प लिया। उन्होंने ये भी कहा कि एक जाति की जनगणना लागू की जानी चाहिए। तो ये जाति की जनगणना की जो बात है, ये अभी हम आगे चलेंगे तो हम इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आगे एक खबर में फिर मेंशन है जातीय जनगणना के बारे में, तो हम इसे आगे देखेंगे। आगे क्या कहती है खबर, गठबंधन ने विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति के पदों को विकसित करने के लिए 11 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है, जो देश को एनडीए के शासन में सामना करना पड़ रहा है। समिति का गठन अगले विपक्षी बैठक में किया जाएगा, जिसे मुंबई में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। ये श्री खड़गे ने कहा, जो कांग्रेस के इस टाइम पर चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं। गठबंधन नई दिल्ली में अभियान प्रबंधन के लिए एक आम सचिवालय भी स्थापित करेगा, जबकि विशिष्ट मुद्दों के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाएंगी। अब यहाँ पर हमें हाई प्रोफाइल उपस्थिति भी देखने को मिली इस मीटिंग में। तो कौन कौन थे यहाँ हम देख लेते हैं एक बार। ऐसे ही ये बहुत रेलिवेंट नहीं है लेकिन हम देख लेते हैं। तो 7 मुख्यमंत्री थे। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, सिद्धरमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने इस बैठक में भाग लिया। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हुआ क्या है कि अभी जो 2014 के बाद 2019 तो 2 चुनावों में कांग्रेस को हार देखने को मिली, विपक्षी दलों को हार देखने को मिली, और जो एनडीए का गठबंधन है इसकी सरकार सत्तारूढ़ है। तो विपक्षी दलों का कहना यह है कि जो सत्तारूढ़ दल है, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, तो ये दलितों, आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों को के विषय पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देती है। क्राइम जो है वो इनके खिलाफ बढ़ गया है। तो इसी सब को लेकर जो 26 विपक्षी दल हैं वो एकजुट हो गए हैं, एक साथ हो गए हैं और उन्होंने एक नया गठन किया है जिसका नाम है इंडिया। इंग्लिश में इसका इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जो कि एनडीए के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कि एनडीए में शामिल है उसके खिलाफ। तो ये न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ पर हम आते हैं यहाँ से। इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसी मुद्दे पर जो प्रधानमंत्री की प्रक्रिया है वो क्या है कि जो नकारात्मक सोच रखती है कांग्रेस की पार्टी, अन्य विपक्षी दल, तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो इन्होंने गठबंधन किया है, इंडिया का गठन किया है, तो ये नेगेटिविटी रखते हैं अपने अंदर और ये कामयाब नहीं होंगे।
आगे चलते हैं, हम अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो अगली न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है, एक्सपोर्ट्स के बारे में, निर्यात के बारे में बात है ये। तो क्या कहता है ये कि एज एक्सपोर्ट्स डिप इन द फेस ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, नो क्लियर टारगेट फॉर 2024। तो ये क्या कहती है न्यूज़, हम इसे अपने हिंदी अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा बॉक्स को खोलते हैं तो पढ़ते हैं इनके लिए क्या है ये न्यूज़। तो ये न्यूज़ कहती है माल निर्यात में 2022-23 में रिकॉर्ड 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि के बाद इस साल की पहली तिमाही में 15.1% की गिरावट के साथ सरकार इस साल निर्यात के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य की घोषणा करने से बच रही है। तो सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकार देख रही है कि जो माल का निर्यात है वो इस साल के 2023 के पहले क्वार्टर में घटता हुआ नजर आ रहा है। कितनी गिरावट देखने को मिली है, 15.1% की गिरावट देखने को मिली है माल के निर्यात में भारत से। तो सरकार इस चीज़ के बारे में, इस मुद्दे को लेकर थोड़ा असहज दिखती है और कोई रणनीति या अपना लक्ष्य की घोषणा करने से बचती हुई नजर आती है। तो वाणिज्य मंत्रालय ने, ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय इंग्लिश में होता है कॉमर्स मिनिस्ट्री, तो हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री को वाणिज्य मंत्रालय। तो वाणिज्य मंत्रालय ने 2023-24 में निर्यात के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक आंतरिक अभ्यास किया है और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के निर्यात संवर्धन परिषदों और विदेशी राजनयिक मिशनों को भी एक संख्या का संचार किया है। लेकिन अब पुनर्विचार चल रहा है, एक वरिष्ठ मंत्रालय के अधिकारी ने संकेत दिया। ये आगे देखते हैं हम न्यूज़ में क्या है। तो क्या कहती है एक न्यूज़, माल निर्यात। तो माल निर्यात, अगर इंग्लिश में आप माल निर्यात को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, माल निर्यात को हम पढ़ेंगे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। ये जो हाईलाइटेड है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट येलो कलर से, पीले कलर से, तो ये क्या है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स। इसे हम हिंदी में कहते हैं माल का निर्यात करना। तो क्या कहती है खबर, आगे पढ़ते हैं। माल निर्यात अप्रैल में 12.6%, मई में 10.2% और जून में 22% की सबसे तेज गिरावट के साथ घटा। तो क्या कहती है ये खबर कि माल निर्यात जो है अप्रैल में, मई में और जून में सबसे तेज गिरावट के साथ घटा। सबसे ज्यादा तेज गिरावट कब देखने को मिली, जून में, कितनी, 22% की गिरावट। और जून के लिए 32.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात आंकड़ा अक्टूबर 2022 के बाद से सबसे कम था। ठीक है, जबकि जून के अंतिम आंकड़ों के लिए निर्यात किए गए सेवाओं की प्रतीक्षा है। अमूर्त निर्यातों से विदेशी मुद्रा की कमाई भी तेजी से धीमी हो रही है, जो 2022-23 में लगभग 28% बढ़कर 325 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। अनुमानों के अनुसार सेवा निर्यात केवल 5.2% बढ़कर 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि माल निर्यात, तो सेवा निर्यात क्या होता है यहाँ पर, यहाँ हम देखेंगे तो सेवा निर्यात केवल 5.2% बढ़कर 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो सेवा निर्यात मतलब होता है इंग्लिश में सर्विसेज का एक्सपोर्ट करना, सेवाओं का एक्सपोर्ट करना। जैसे हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं, होटल मैनेजमेंट, बैंकिंग या कोई भी ऐसा चीज़ जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेवा देते हैं जिससे, उसे हम कहेंगे सेवा निर्यात। तो सेवा निर्यात केवल 5.2% बढ़कर 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि माल निर्यात पहली तिमाही में 102 बिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ा अधिक है। हमारा व्यापक निर्यात लक्ष्य नई विदेश व्यापार नीति के अनुसार 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है, जिसमें सेवा और माल निर्यात 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा, अधिकारी ने कहा। तो क्या टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट द्वारा कि 2030 तक हमें जो अपना निर्यात है, जो हमारा एक्सपोर्ट है, सर्विस एक्सपोर्ट और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट का मतलब सेवा निर्यात और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का मतलब हमारा माल का निर्यात, तो हमें इसे 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। ये भारत का लक्ष्य है 2030 तक, जिसमें 1 ट्रिलियन डॉलर क्या होगा, वो माल निर्यात होगा, और 1 ट्रिलियन डॉलर क्या होगा, वो सेवा निर्यात होगा। ये टारगेट है भारत सरकार का 2030 तक के लिए निर्यात से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन चीज़ें अब तक जिस तरह से आकार ले रही हैं, विश्व व्यापार संगठन के 2023 में धीमी वैश्विक व्यापार वृद्धि के पूर्वानुमान के अनुरूप है। यह शायद हमारे लिए एकल लक्ष्य निर्धारित करना उचित नहीं है, तो अधिकारी ने यह बताया। आगे क्या देखते हैं हम, पेट्रोलियम निर्यात की बात होती है यहाँ, जो हम कच्चा तेल या पेट्रोल के प्रोडक्ट्स निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं भारत से। तो पेट्रोलियम निर्यात पर जिसने पहली तिमाही में 33.2% की सबसे तेज गिरावट देखी है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह बड़े पैमाने पर वैश्विक तेल की कीमतों में कमी के कारण था। तो क्या कहते हैं ये कि जो हमारा पेट्रोल का निर्यात है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात है, तो उसने पहली तिमाही में 33.2% की सबसे तेज गिरावट देखी है।
और ये क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि जो वैश्विक तेल की कीमत है वो घट गई है, इस वजह से ऐसा देखने को मिला। तो बेसिकली ये था इस न्यूज़ में। आप यहाँ स्क्रीनशॉट इंग्लिश में भी ले सकते हैं, ये मैं कर देता हूँ पूरा इसे, तो आप इसका इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस खबर को। अगर आपको कोई भी परेशानी है इसे समझने में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर पर हम पहुँचते हैं। अगली खबर है हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड। तो हम इस खबर को देखेंगे, ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, ये आर्ट एंड कल्चर में आएगा, हमारे हिस्ट्री सेक्शन में आएगा, तो हम इसे पढ़ते हैं। क्या खबर है ये? ए फैसिनेटिंग फ्यूजन ऑफ रॉक आर्ट इन आंध्र प्रदेश रुद्रागिरी। तो आंध्र प्रदेश की एक जगह है रुद्रागिरी, उसकी एक रॉक आर्ट, पत्थर पे बनाई गई कला के बारे में है ये। तो हम देखते हैं इसे कि क्या है। हिंदी में आप इसका इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए, अभी हम हिंदी में आपको इसे समझाने जा रहे हैं कि इस खबर में क्या लिखा हुआ है। तो क्या है कि रुद्रगिरी पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अटचमपेट मंडल के ओरवक्कल गांव में स्थित है। तो क्या है ये? देखो, अब जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो वहां पर आपसे ये पूरा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ क्या होता था, क्या नहीं होता था, क्या पाया गया, क्या नहीं पाया गया। ये होता है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार नहीं पूछा जाता। लेकिन जो मेन चीज़ है आपको याद रखने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुद्रगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो उसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। तो यहाँ शुरू करते हैं हम अपना, क्या है न्यूज़ में देखते हैं हम। तो रुद्रगिरी पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अटचमपेट मंडल के ओवरक्कल गांव में स्थित है, एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक, अतीत और उल्लेखनीय पुरातात्विक स्मारकों का दावा करती है। यह स्थल एक आकर्षण संयोजन का खुलासा करता है जो मेसोलिथिक काल के प्रागैतिहासिक चट्टान चित्रों और काकतीय वंश के उत्कृष्ट कलाकृतियों का है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये जो जगह है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रुद्रगिरी हिल्स के बारे में, तो ये एक आर्टिफिशियल एंशियंट इंपॉर्टेंट साइट है जो जिस पर इंसानों द्वारा चित्र बनाए गए, जिस पर और भी सारी संरचनाएं की गई इंसानों द्वारा। तो ये मेसोलिथिक काल का है, आपको याद रखना है अपने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मेसोलिथिक काल का है। साथ ही साथ जो काकतीय वंश था, काकतीय साम्राज्य था, उसकी भी जो भी कलाकृतियां थी वो भी इस पर पाई जाती हैं। डी कन्न बाबू भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में मंदिर सर्वेक्षण परियोजना दक्षिण क्षेत्र के पूर्व अधीक्षक पुरातत्वज्ञ ने अपनी खोजों को द हिंदू के साथ साझा किया। इस छिपे हुए रत्न के महत्व पर प्रकाश डाला। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो रुद्रगिरी पूर्वी घाटों के बीच में स्थित है। पूर्वी घाट जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे ईस्टर्न घाट्स। तो रुद्रगिरी पूर्वी घाटों के बीच में स्थित है। इसकी तलहटी में पश्चिम की और 5 प्राकृतिक रॉक आश्रय हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे रॉक आश्रय को रॉक शेल्टर्स। तो यहाँ रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं। यह आश्रय मेसोलिथिक युग में लगभग 5000 ईसा पूर्व के लोगों के लिए रहने के स्थान के रूप में कार्य करते थे और वे उस युग के चमकीले चट्टाने चित्रों के गवाह हैं। ठीक है, दिलचस्प बात यह है कि पहाड़ी के दक्षिणी छोर पर 2 प्राकृतिक गुफाएं भी प्रसिद्ध काकतीय साम्राज्य से असाधारण भिन्न चित्रों का प्रदर्शन करती हैं। कला दक्षता देखते हैं हम। श्री कन्न बाबू ने काकतीय कलाकृतियों की भौतिक स्थिति का वर्णन किया। अब देखते हैं क्या वर्णन किया गया है। ये गुफाएं काकतीय काल की कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करती हैं, जबकि कई को तत्वों के संपर्क में आने के कारण समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गया है। कुछ रेखाचित्र और रूपरेखा बचने में कामयाब रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि ये गुफा बहुत पुरानी है और जो समय के साथ क्या हुआ है, बारिश होने के कारण, वर्षा होने के कारण या अदर जो भी अलग चीज़ें होती हैं उसकी वजह से कुछ चीज़ें खो गई हैं और कुछ चीज़ें अभी भी कायम हैं, यहाँ पर देखी जा सकती हैं। चित्र सफ़ेद का ओलिन और विभिन्न वर्णक के साथ प्राप्त विभिन्न रंगों से सजाए गए हैं। रामायण के मनोरम दृश्य को चित्रित करते हैं। ठीक है, रामायण के दृश्य भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। प्रकृति के प्रकोप के प्रभाव के बावजूद इन चित्रों के टुकड़े 13वीं शताब्दी के दौरान उनके निर्माण के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, पहाड़ी के दक्षिणी छोर से शुरू होने वाला पहला गुफा एक कथात्मक भिन्न चित्र प्रस्तुत करता है जो वानर भाइयों बाली और सुग्रीव के बीच के तीव्र युद्ध को चित्रित करता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि बाली और सुग्रीव जो थे रामायण से, उनके भी चित्र यहाँ पर पाए जाते हैं। मध्य गुफा जो है, मध्य गुफा की बात करते हैं। तो मध्य गुफा में शंख और यज्ञवेदी क्या होता है जिसपे हम हवन करते हैं। तो मध्य गुफा में शंख और यज्ञवेदी के पवित्र प्रतीकों के साथ हनुमान का एक भव्य स्केच आगंतुकों
का ध्यान आकर्षित करता है। हनुमान को अपने हाथ में संजीवनी पर्वत को ले जाते हुए चित्रित किया गया है, जो लक्ष्मण के जीवन को बचाने के अपने मिशन का प्रतीक है। ठीक है, तीसरी गुफा की बात करते हैं। तीसरी गुफा मेसोलिथिक काल के प्रागैतिहासिक चट्टान चित्रों का घर है। ठीक है, तो ये तीसरी गुफा जो है, इसमें हमें मेसोलिथिक काल के चित्र देखने को मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? तीसरी गुफा में जाकर। दिलचस्प बात यह है कि काकतीय कलाकार ने उसी रॉक आश्रय को हनुमान के सुरुचिपूर्ण चित्र को सुपर इम्पोज करने के लिए चुना। मतलब जो तीसरी गुफा है उस पर जो चित्र बने थे मेसोलिथिक टाइम पर, उसी चित्रों के ऊपर हनुमान जी का जो चित्र है वो पाया जाता है। ये किसने बनाया? ये काकतीय साम्राज्य जो था उनके लोगों ने बनाया, जिसे एक अद्वितीय आंजलि मुद्रा में चित्रित किया गया है। तो हनुमान जी को हम आंजलि मुद्रा में यहाँ पर देख सकते हैं, अपने हाथों को एक दिव्य अर्पण में मोड़ते हुए। उल्लेखीय रूप से रामायण के आंकड़ों ने तो मेसोलिथिक चित्रों पर हावी हैं और ना ही उनके दृश्य सौंदर्य को कम करते हैं। आज के आगंतुक दो अलग अलग अवधियों से प्राचीन चित्रों को देख सकते हैं, पुरातात्विक तकनीकों की सराहना कर सकते हैं और जो उन्हें निर्माण में निहित हैं। तो बेसिकली क्या कह रहा है ये हमारा, ये रुद्रगिरी की जो हिल है उसके बारे में बात कर रहा है। तो रुद्रगिरी की जो हिल हॉक है वहाँ पर 3 केव्स की बात करता है, 3 गुफाओं की बात करता है ये, जिन पर हमें काकतीय साम्राज्य, काकतीय डायनेस्टी जो थी उनके बारे में और मेसोलिथिक पीरियड जो था उसके बारे में, उसके चित्र यहाँ दर्शित हैं, यहाँ उन्हें देखा जा सकता है गुफाओं में। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, एडिटोरियल सेक्शन पर आते हैं। तो एडिटोरियल सेक्शन में पहला इंडिया फ्रांस के बारे में है, इंडिया और फ्रांस देश के बारे में है। तो हमें अभी हाल ही में हम न्यूज़ में देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिन का आप अखबार उठाकर देखेंगे तो इंडिया और फ्रांस के बारे में बहुत कुछ जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस के दौरे पर थे। बेस्टाइल डे परेड थी एक, वहाँ पर वो मुख्य अतिथि थे। तो इंडिया फ्रांस रिलेशन के बारे में, इंडिया फ्रांस की जो दोस्ती है उसके बारे में हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं भारत और फ्रांस का कैसा संबंध है। तो देखते हैं हम। आप इस एडिटोरियल का स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहें तो फोटो ले सकते हैं, मैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट के लिए छोड़ देता हूँ। इसे हम हिंदी में भारत और फ्रांस के बारे में समझेंगे और इस एडिटोरियल को आप पढ़ें, आपको कोई इस पर दिक्कत हो तो हम हमेशा यहाँ पर आपके लिए बैठे हुए हैं। तो देखते हैं, भारत और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंध है। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भारत और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों देश सदियों से सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों में हैं। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार शुरू कर दिया था। ये सब आप जानते ही होंगे कि 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने भारत में आकर व्यापार शुरू कर दिया था। और फ्रांस आखिरी ऐसा देश था जो भारत आया था ट्रेड के रिलेटेड, ट्रेड करने के लिए जो आया था। 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने भारत में कई उपनिवेशक स्थापित किए। भारत की आज़ादी के बाद दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखा है। देखते हैं हम क्या क्या संबंध है। भारत और फ्रांस दोनों ही संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य हैं। दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोग करते हैं, जिसमें सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, संस्कृति और शिक्षा शामिल हैं। भारत और फ्रांस ने कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश 2015 में एक नई रणनीतिक साझेदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर कर चुके हैं। भारत और फ्रांस के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं। दोनों देश एक दूसरे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। भारत और फ्रांस दोनों ही विश्व में एक प्रमुख शक्ति बनने की महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। दोनों देश इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के बारे में था जो मैंने आपको बताया। यहाँ से कुछ, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखी है, नहीं दर्ज की है। तो भारत और फ्रांस की जो समझौता, जो दोस्ती चालू होती है हमारे ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे उनके भारत को छोड़ देने के बाद से, तो वो कब चालू होती है? 1998 में, 1998 में भारत और फ्रांस बायलेटरल कोऑपरेशन के लिए एग्री करता है। दोनों के संबंध चालू हो जाते हैं। उसके बाद 2008 में भारत और फ्रांस सिविल न्यूक्लियर डील की एक डील साइन करता है, भारत और फ्रांस मिलकर। और राफेल, जो आपने सुना होगा कि राफेल विमानों के बारे में, तो राफेल विमान भी भारत को फ्रांस से ही मिल रहे हैं। फ्रांस ही भारत को राफेल विमान दे रहा है। साथ ही साथ पनडुब्बियां हैं जिनको हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स कहते हैं। स्कॉर्पियन क्लास है इन पनडुब्बियों की,
जो कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। ये भी भारत और फ्रांस के समझौते के कारण ही हो पाया है। अब अभी हाल ही में न्यूज़ थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस के दौरे पर थे तो भारत और फ्रांस और साझेदारी करके साथ मिलकर और नए रफाइल जेट्स बनाने वाला है। और भारत की नौसेना को इन नए जो रफाइल जेट आएंगे ये कहाँ शामिल किए जाएंगे, भारत की नौसेना में। साथ ही साथ 3 और नई स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बियां हैं उन्हें भी बनाया जाएगा भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर। तो ये था थोड़ा बैकग्राउंड, आप देख सकते हैं इस न्यूज़ को। यहाँ पर आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से है, एनवायरनमेंट सेक्शन से है। तो क्या है ये न्यूज़, पढ़ते हैं हम। ए पुश फॉर जीएम मस्टर्ड डिसरिगार्डिंग साइंस। तो ये बेसिकली क्या बात कर रहा है, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, सरसों जो होती है उसके लिए एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी तैयार की गई है। तो हम इसे हिंदी में डिटेल में समझेंगे। मैंने इसे कन्वर्ट किया है हिंदी में, जो भी ये लिखा है आपके सामने, इसे हिंदी में मैं इसका अनुवाद पेश करने जा रहा हूँ और हम हिंदी में ही इसे समझेंगे कि ये खबर क्या है, जीएम मस्टर्ड क्या है, जीएम क्रॉप्स क्या होता है और क्या इसके प्रावधान हैं भारत के अंदर। तो भारत में जीएम फसलों पर बहस की बात हुई है। तो भारत में पिछले 2 दशकों में जीएम फसलों पर एक तीव्र बहस हुई है। पर्यावरणवादी, वैज्ञानिक, राजनेता, किसान, उपभोक्ता और उच्च न्यायपालिका ने जीएम खाद्य की सुरक्षा, प्रभावकारिता और यहाँ तक कि इसकी आवश्यकता पर भी गहन सवाल उठाए हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिकली बता देना चाहता हूँ कि जो दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं कि जीएम मस्टर्ड आखिर है क्या, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फुल फॉर्म है जीएम का। इसमें क्या किए जाते हैं कि जो जीन्स है किसी भी पौधे की जो बनावट है, जो अंदरूनी बनावट है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है साइंटिस्टों द्वारा, बायोलॉजिस्ट द्वारा। नए जीन्स जो किसी और पौधे से या मिट्टी से नए बैक्टीरियाज मिला दिए जाते हैं ताकि जो भी जिस भी पौधे को हम जीएम बनाना चाहते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे गुण आ जाएं जिसके कारण जैसे उसमें ऐसी क्षमता आ जाए कि वो निरोग हो जाए और ज़्यादा पैदावार दे सके। तो इसके लिए हम उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं जीएम क्रॉप्स। तो यहाँ जीएम मस्टर्ड, यानी मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, तो सरसों की बात हो रही है। अब एडिटोरियल में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात करता है कॉटन की। तो क्या कहते हैं हिंदी में कॉटन को, कपास। तो बीटी कपास देश में पहली और एकमात्र जीएम फसल को मंजूरी मिलने के बाद से कई लोग चिंतित हैं। दीर्घकालिक अनुसंधान से पता चलता है कि बीटी कपास ने किसानों को केवल अल्पाल्पिक लाभ प्रदान किए हैं, जबकि उनकी खेती की लागत और जोखिम को बहुत बढ़ा दिया है। दूसरी ओर कुछ बीज कंपनियों ने महंगी जीएम बीजों से अच्छी कमाई की है। इस तीव्र बहस के बाद संसद के 2 स्थायी समितियों ने स्वतंत्र और व्यापक रूप से जीएम फसलों और खाद्य पदार्थों की जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने भी जनहित याचिकाओं में एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे TEC, नियुक्त की, जो गैर सरकारी संगठन जीन कैंपेन और पर्यावरणवादी अरुणा रॉड्रिगेज द्वारा अलग से दायर की गई थी। ये दोनों नाम हैं, अरुणा रॉड्रिगेज और जो जीएम कैंपेन है, ये नाम है दोनों। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जीएम क्रॉप्स के खिलाफ, ताकि उनकी और जांच की जा सके। इस प्रकार देश के सर्वोच्च विधायी निकाय से जीएम खाद्य से संबंधित 2 रिपोर्टें हैं। एक 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान कृषि पर स्थायी समिति द्वारा और दूसरी 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिक, पर्यावरण और वन पर स्थायी समिति द्वारा। दोनों समितियों में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्य शामिल थे। तो सबने मिलकर एक कमेटी बनाई, इन कमेटियों ने जांच की। पहली बार बनी थी ये 2012 में मनमोहन सिंह के अंडर, जब पीएम थे मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री थे भारत के, और 2017 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब हम अगले जो टाइटल है इस पर आते हैं, कन्वर्जेंस इन रिस्क असेसमेंट, जोखिम मूल्यांकन में अभिसरण। तो 5 वर्षों के अंतराल में काम करते हुए दोनों समितियों ने सर्वसम्मति से प्रमुख कमजोरियों को उजागर किया और जीएम खाद की जारी करने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन पर समिति ने जीएम सरसों का एक विशिष्ट उल्लेख किया और सरकार के दीर्घकालिक जैव सुरक्षा, पर्यावरणीय जोखिम और सामाजिक आर्थिक प्रभावों को एक गहन, स्वतंत्र और पारदर्शी मूल्यांकन करने का अनुरोध किया। 2013 में जारी अपनी रिपोर्ट में 6 TAC सदस्यों में से भी गंभीर
कमियों की ओर इशारा किया गया। तो जो 2013 की रिपोर्ट आई, 2012 में कमेटी बिठाने के बाद टीईसी की, तो उन्होंने जो कमियां थी जीएम के क्रॉप्स में, तो उन्हें उजागर किया इन सदस्यों ने। उन्होंने पाया कि एचटी फसलें भारतीय संदर्भ में पूरी तरह से अनुपयुक्त, सदस्यों में से भी गंभीर कमियों की ओर इशारा किया गया। उन्होंने पाया कि एचटी फसलें जो हैं ये भारतीय संदर्भ में पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं और चेतावनी दी कि अगर उन्हें जारी किया गया तो ये पर्यावरण, ग्रामीण आजीविका और टिकाऊ कृषि को गंभीर नुकसान पहुंचाएंगी। तो ये फैसला, ये डिसीजन जो था ये टीईसी ने दिया। ये बताया टीईसी ने, सदस्यों ने उसके, कि ये इसके घाटे हैं। यह उल्लेखनीय है कि ज्ञात वैज्ञानिकों और लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच यह एक निर्णायक अभिसरण है। यह किसी भी एचटी फसल को जारी करने के खिलाफ और जीएम खाद के अनुमति देने से पहले व्यापक रूप से विनियमन को मजबूत करने के लिए एक मजबूत मामला है। इस तरह का अभिसरण इस पूर्वग्रह को खारिज करता है कि जीएम फसलों के आलोचक विकास के खिलाफ हैं। तो एडिटोरियल क्या कह रहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी क्रॉप्स हैं, तो ये क्या करता है, ये ज़रूरी नहीं कि ये पर्यावरण को फ़ायदा ही पहुंचाएगा, ये पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके लिए इन्होंने तथ्य भी पेश किए। और ये था एडिटोरियल हमारा जीएम मस्टर्ड के बारे में। एक शब्द आप बार बार सुन रहे होंगे, तो वो था एचटी। तो एचटी का फुल फॉर्म क्या है? हर्बिसाइड टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब होता है क्षमता सह पाने की। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट का मतलब है कि जब हम दवाएं डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं पौधों पर, तो उन कीटनाशकों को सह पाने की जो भी इसकी क्षमता है, उसके बारे में उसे हम इंग्लिश में कहते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंट। एचटी से यहाँ उसे दर्शाया गया है। मैं एक बार बॉक्स को खोल देता हूँ, जो थोड़ी लास्ट की जानकारी बची है, आप यहाँ से इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। यहाँ से आखिरी पॉइंट एक है, अदालत को गुमराह करना। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में दीर्घकालिक पारिस्थितिक और स्वास्थ्य जोखिमों के बढ़ते प्रमाण से बचने के लिए सरकार ने तर्क दिया है कि जीएम सरसों को एचटी नहीं माना जाना चाहिए। तो सरकार का तर्क है सुप्रीम कोर्ट में कि जो जीएम के क्रॉप हैं, इन्हें हेर्बिसाइड टॉलरेंट जो कि एचटी होता है, इसे नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसे इसलिए नहीं लाया है क्योंकि ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है, बल्कि हम इसे इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इसके वजह से जो पैदावार होगी पौधे की वो बढ़ सकेगी। तो अब जिसे समझ में आ गया है, जिसे नहीं समझ में आया है, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा बता देना चाहता हूँ। तो क्या बहस है कि जीएम मस्टर्ड जो होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है, उसे क्या किया गया है, अभी हाल ही में उसका फील्ड ट्रायल चालू कर दिया गया है, उसे अप्रूवल दे दिया गया है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये एडिटोरियल ये कह रहा है कि जो जीएम के क्रॉप्स हैं वो हमारी खेती पर एक दुष्प्रभाव भी छोड़ सकते हैं। और सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि जो जीएम के क्रॉप हैं, इन्हें ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि हम बस इसे कीटनाशक से बचाव के लिए ला रहे हैं, पौधे का बचाव हो सके कीटनाशक से, हम इसे इसलिए ला रहे हैं, बल्कि हम इसे इसलिए ला रहे हैं ताकि जो पैदावार हो खेती की वो बढ़ाई जा सके। ठीक है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि कुछ ही भारत इस वक्त जो जनसंख्या में वो 140 करोड़ के आंकड़े को छू चुका है, उसके ऊपर चला जा चुका है। तो हमें आगे चलकर अपनी फूड सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो ज़मीनें हैं भारत में वो फिक्स हैं, वो नहीं बढ़ी जा सकती। हम एग्रीकल्चर लैंड जो खेती के लिए यूज़ किया जाता है, खेती के लिए जो भी हम खेत होते हैं, उनकी हम संख्या को बढ़ा नहीं सकते हैं, वो दिन ब दिन छोटे और कम ही होते जाएंगे, क्योंकि भारत का एक संकल्प और है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वनरोपण भी करना है, वनोरोपण भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो हम जो खेत हैं उनका तो हम एरिया बढ़ा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे पौधे लगाएंगे जिनकी पैदावार ज़्यादा हो। तो उसी के लिए जीएम मस्टर्ड की ये सब डिबेट है, न्यूज़ पर बनी रहती है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम इसे अगली बार जब भी ये न्यूज़ में आएगी फिर समझेंगे संक्षेप से। आगे चलते हैं। अगली ये न्यूज़ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 जो लाया गया था, जिसके तहत जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी जिसे कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, इसको पावर दी गई थी अरेस्ट करने की, मनी लॉन्ड्रिंग को पता करने की, जो भी प्रॉपर्टी है उसे सीज़ करने की। तो ये बेसिकली बता रहा है कि कैसे जो अथॉरिटी हैं, जो भी ईडी के मेंबर्स हैं, वो कैसे अपोजिशन पार्टी को सताने के लिए, तंग करने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। हम थोड़ा सा देखते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है न्यूज़। तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये अधिनियम है। एक मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 ने प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट,
प्रवर्तन निदेशालय ईडी के दल को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने, अपराध की आय को जब्त करने और संपत्ति को जब्त करने के लिए शक्तियां दी और शक्तिकरण किया। किसका? ईडी का। कौन से एक्ट ने? मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 ने। अब आगे देखते हैं क्या है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ईडी ने पुलिस एजेंसी के सामान, जो भी पुलिस की शक्ति है उसकी बराबर पावर्स जो हमारी ईडी ने ग्रहण कर ली है। जो पुलिस की एजेंसियां हैं उसकी जो पावर्स थी, उसकी जो ताकतें थी, उसकी जो शक्तियां थी, वो हमारी ईडी के पास भी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास भी वही शक्तियां पहुंच गई हैं। ठीक है। और अक्सर इसे सत्तारूढ़ सरकार के राजनीतिक विरोधियों पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया जाता है। ईडी के बारे में बात हो रही है। इन चिंताओं को तब और बढ़ा दिया जाता है जब केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार विस्तार दिया। ठीक है। तो ये अभी न्यूज़ में बना हुआ था बहुत दिन से, इसकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो संजय कुमार मिश्रा हैं, जो इस वक्त ईडी के निदेशक हैं, तो उनका जो पद है, जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, तो और उन्हें केंद्र सरकार ने उनकी जो बढ़ा दी गई थी उनके कार्यकाल की सीमा, उस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो सख्त आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तुरंत वो ऑफिस खाली करने के लिए कहा है और कहा है कि जो भी इससे पहले उनकी जो सेवानिवृत्ति को बढ़ाया गया था उसे भी इलीगल घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये उसी से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर इसे देख रहा हूँ और आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, और जो भी इस पर कोई आपको अगर समझ में नहीं आएगा पॉइंट, हालांकि ये बहुत इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है इसे पढ़ना। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसे स्पेसिफिकली दोबारा कर दूंगा, इसे मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। जहाँ पर भी आपको दिक्कत है आप हमें बताएं। ये मैंने इसका आपको स्क्रीनशॉट के लिए दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप इंग्लिश में भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली खबर पर हम आते हैं। तो अगली खबर हमें है इंडिया और यूएई के डील के बारे में, जो ट्रेड विथ रुपीज़ की बात की गई है। द इंडिया यूएई डील टू ट्रेड विथ रुपीज़। सॉरी, कल की खबर जिसने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा था हमारे साथ, तो उसने देखा था कि हमने समझाया था कि कैसे भारत और यूएई एक नया पैक्ट साइन कर चुका है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर चुका है, जिसके तहत भारत और यूएई इसमें जो भी लेन देन हो सकता है, जो भी लेन देन होगा निर्यात और आयात का, तो उसे हम दिरहम जो कि यूएई की करेंसी है और रुपी जो कि भारत की करेंसी है, तो हम दोनों में उसका भुगतान कर सकते हैं आपस में। ये क्यों किया गया? क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि हमें जो भुगतान करना होता था वो यूएस डॉलर में करना पड़ता था। तो ये एक अच्छी डील है, भारत और यूएई द्वारा साइन की गई है ये डील। अब इस डील के हम पॉइंट्स को समझेंगे, मेन पॉइंट्स को, क्या है इस डील में। तो क्या है ये? ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू यूएई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स अबू धाबी हेडक्वार्टर्ड काउंटरपार्ट द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई साइन 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जब भारत के प्रधानमंत्री यूएई गए थे, तो यूएई के जो केंद्रीय बैंक है यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फुल फॉर्म है यूएई की, तो यूएई का जो बैंक है, जो उनका सेंट्रल बैंक है, उसने और भारत के सेंट्रल बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया। ये 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थे। तो पहले में क्या है? पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या साइन हुआ है, क्या डील हुई है दोनों देशों के बीच? द फर्स्ट ऑफ द 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स एम टू एस्टैब्लिश ए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम टू प्रमोट द यूज ऑफ रूपी एंड दिरहम बायलेटरली। तो ये मैंने आपको खबर समझा दी है। पहला क्या मेमोरेंडम साइन किया गया है कि जो दिरहम है, जो यूएई की करेंसी है, यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम, और भारत की करेंसी जो है रुपी, तो इन दोनों को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, इन दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी यूएई और भारत के बीच में निर्यात या आयात होगा, तो हम अपनी लोकल करेंसी जो होगी, जो यूएई का दिरहम और भारत का रुपया है, इन दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं बजाय यूएस डॉलर का यूज़ करने से। सिंपल है ये बहुत। अगला क्या साइन हुआ है कि जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, वो जो यूएई का काउंटर पार्ट है इसका, जो यूएई में यूपीआई की तरह जो सेवा है जिसका नाम है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, इन दोनों के बीच में भी वो हुआ है, पैक्ट साइन हुआ है, जिससे क्या हो सकता है कि जो भी यूपीआई पेमेंट्स हैं, आगे चल के क्या होगा कि जो भी यूपीआई पेमेंट्स हैं हम यूएई में कर सकते हैं, और जो वहाँ का है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, उसके पेमेंट सिस्टम से हम भारत में पेमेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली 2 डील साइन हुई हैं। अब यहाँ पर बात होती है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में हम देखते हैं थोड़ा। अपने हिंदी दर्शकों को हम मध्य में रख के हिंदी में इसका अनुवाद देखेंगे। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय भुगतान निगम। याद रखिएगा, राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में
खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक छतरी संगठन है। इसे 2009 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ, जो कि IBA है, इंडियन बैंक एसोसिएशन इसे इंग्लिश में कहा जाता है, भारतीय बैंक संघ को इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन बैंक एसोसिएशन, और भारतीय रिजर्व बैंक RBI आप जानते ही हैं। तो 2009 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ मिलकर क्या बनाता है, हमारा राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत। ठीक है, अब NPCI का मिशन सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक भुगतान प्रणाली सक्षम करना है। यह विभिन्न भुगतान प्रणालियों को विकसित और संचालित करके ऐसा करता है, जिनमें क्या क्या शामिल है हम देख लेते हैं थोड़ा। UPI आप जानते होंगे UPI के बारे में, UPI से जो पेमेंट होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है UPI का। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को बैंक खातों के बीच तुरंत धन भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है। दूसरा है रुपए। तो रुपए क्या है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड होते हैं घरेलू, उन्हें रुपए कहा जाता है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, अपना ATM कार्ड देखेंगे, उसके नीचे लिखा रहता है वीज़ा, मास्ट्रो, उसी तरह जो भारत का है उसका नाम है रुपए। भारत के जो कार्ड्स हैं उन पे आपको रुपए छपा हुआ दिखेगा राइट कॉर्नर अपने कार्ड पे। तो रुपए की जो संचालन किया है वो भी NPCI द्वारा किया गया है। ठीक है, और भारत QR, जो भारत QR एक QR कोड आधारित भुगतान प्रणाली है जो उपभोक्ताकर्ताओं को अपने स्मार्टफोन से QR कोड को स्कैन करके भुगतान करने की अनुमति देती है। ये सब आप जानते होंगे, मुझे पक्का पता है, तो इसे आप समझ लेंगे डायरेक्टली। अब क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहा है। 2021 में भारत में डिजिटल भुगतान का मूल्य कितना, 30 ट्रिलियन रुपए। याद रखिएगा, भारत में डिजिटल भुगतान का मूल्य 30 ट्रिलियन रुपए से अधिक अनुमानित था। ठीक है, 2021 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में जो डिजिटल भुगतान का मूल्य है वो 30 ट्रिलियन रुपए से अधिक अनुमानित है। ठीक है, NPCI को आने वाले वर्षों में भारत में डिजिटल भुगतान के और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। जो NPCI होगा ये और भी चीज़ें करता रहेगा, तो ये न्यूज़ पे बना ही रहता है। ये थी न्यूज़ क्या, इंडिया UAE से रिलेटेड जो डील साइन हुई है ट्रेड को लेकर, किसमें, भारत या UAE की करेंसी में, भारत या UAE की रुपए में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो क्या है ये, केरला में क्या होता है, केरला जब आप राज्य, ये न्यूज़ क्या कहती है, ट्रैकिंग द न्यू रेलवे प्रपोजल फॉर केरला। ठीक है, तो केरला की बात करती है, केरला राज्य की बात करती है, वहाँ क्या बात कर रही है ये न्यूज़, तो देखते हैं हम। इसका हम जिस्ट समझ लेते हैं, इसे संक्षेप में समझ लेते हैं। तो क्या है, इन केरला इन न्यू सेमी हाई स्पीड रेलवे एक्सपेक्टेड टू क्रूज एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर पर आवर हैज़ बीन प्रपोज। तो क्या कहा गया है, केरला में नई रेल चलने वाली है जिसकी स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा के करीबन होगी, और ये प्रपोज किया गया है, ये बताया गया है केरला सरकार द्वारा। ठीक है, इसे सेमी हाई स्पीड रेलवे कहा जाएगा। तो क्यों किया गया ये, क्योंकि जो केरला राज्य है, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट जिन्हें कहते हैं हम, तो वेस्टर्न घाट्स होने की वजह से वहाँ पर ट्रेनों की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी जा सकती, क्योंकि कर्व्स जो मोड़ हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बेसिकली जो ट्रेन की स्पीड रखी जाती है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज से रखी जाती है। तो इससे होगा क्या कि जो हाई स्पीड ट्रेन हैं वो भी केरला में चलाई जा सकेंगी। ये न्यूज़ था। आगे हम वही देखते हैं अपना पुराना, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 26 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि विपक्षी दल हैं 26, वो साथ आके इंडिया बनाया, उन्होंने एक टीम बनाई, टीम इंडिया नाम दिया गया उसे। तो उसी के बारे में ये आगे उसी का और समझाया गया है। तो क्या कहता है ये, अपोजिशन पार्टीज वो मतलब होता है कसम लेना, तो अपोजिशन पार्टीज वो टू कंडक्ट कास्ट सेंसर एंड कॉम्बैट हेट्रेड। तो यहाँ पर क्या बात हुई, जो अभी हम फ्रंट पेज पे जो हम न्यूज़ पढ़ के आए हैं कि नया जो 26 विपक्षी दलों द्वारा बनाया गया टीम है, टीम इंडिया, तो वो किस मुद्दे पर भी बात कर रहा है, वो कास्ट सेंसस पे भी बात कर रहा है। तो कास्ट सेंसस क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। तो कास्ट सेंसस को हम समझेंगे, बाकी ये न्यूज़ हम छोड़ देंगे, ये क्योंकि एक स्टेटमेंट है जो भी वहाँ बोला गया उसके बारे में। तो आप इसे पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, मैं स्क्रीनशॉट के लिए छोड़ रहा हूँ। हम करेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कास्ट सेंसस, जातीय गणना जो भी, तो उसके बारे में हम देखेंगे, कास्ट सेंसस को समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो हम हिंदी दर्शकों के लिए समझते हैं, हिंदी में इसे उठाते हैं हम। तो बात करता है, भारत में जाति की जनगणना एक देश या क्षेत्र में विभिन्न जातियों के लोगों की संख्या की गणना है। तो सिंपल क्या होता है कास्ट सेंसस, जाति जनगणना को क्या कहेंगे हम इंग्लिश में, कास्ट सेंसस। तो कास्ट सेंसस क्या होता है, भारत में जाति की जनगणना एक देश या एक क्षेत्र में विभिन्न जातियों के लोगों की संख्या की गणना है। भारत में कई वर्षों में कई जाति की जनगणनाएं हुई हैं, लेकिन सबसे हालिया
1931 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि कितने साल पुरानी है ये, 1931 में। आज क्या चल रहा है, 2023। इसके बीच में जातीय गणना नहीं की गई है। तो इस वजह से विपक्षी दल कहते हैं कि जातीय गणना, जनगणना जो है वो कराई जानी चाहिए भारत में, और देखा जाना चाहिए कि कौन सी जाति कितनी ऊपर उठ पाई है आज़ादी के बाद से, ताकि उसी हिसाब से उनके लिए काम किया जा सके, एक रणनीति तैयार की जा सकती। ठीक है, अब क्यों जरूरी है जाति की जनगणना करना, तो हम समझते हैं। पहला पॉइंट है, यह विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ट्रैक करने में मदद करता है। ठीक है, इसे उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जहां कुछ जाति समूहों के खिलाफ भेदभाव हो सकता है। इसे विभिन्न जाति समूहों के बीच संसाधनों को अधिक समान रूप से आवंटित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे देखते हैं, हाल के वर्षों में भारत में जाति की जनगणना कराने के बारे में बहुत बहस हुई है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ट्रैक करने के लिए यह एक आवश्यक कदम है, जबकि अन्य तर्क देते हैं कि यह केवल जाति विभाजन को मजबूत करेगा। तो जो हमारी अपोजिशन पार्टी, जो विपक्षी दल है, ये क्या कहते हैं कि कास्ट सेंसस, जो कि जाति जनगणना है, इसे कराना चाहिए, और विपक्षी दल हमारे क्या कहते हैं कि इसे कराना चाहिए, जबकि जो गवर्नमेंट, हमारी रूलिंग डे गवर्नमेंट है, इसके पक्ष आता है, ये लोग इसे टालते हुए नजर आते हैं, ये जातीय जनगणना कराने से बचते हुए नजर आते हैं। अब हमने फायदे देखे कि जातीय जनगणना अगर होती है भारत में तो उसके फायदे क्या क्या होंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आखिरी बार जो जातीय जनगणना कराई गई थी भारत में वो 1931 में कराई गई थी। 1931 के बाद से भारत में जातीय जनगणना नहीं कराई गई है। तो विपक्षी दलों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है 2024 के चुनाव में, क्योंकि जातीय जनगणना से हम जान सकते हैं कि किसी भी जाति की क्या आर्थिक स्थिति चल रही है या सामाजिक स्थिति चल रही है, और जैसे जो आरक्षण दिया गया है क्या उसका लाभ उस जाति को मिल पा रहा है, और भी चीज़ें हम इस जो डाटा आएगा, जो जातीय जनगणना करने से जो डाटा निकल के आएगा सामने हमारे, उससे हम बहुत सारी मुख्य बिंदुओं को खोज सकते हैं, उन पर चर्चा कर सकते हैं, और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे नई पॉलिसी बनाने में हमें काम आएंगी, जो हमारे आगे चल के। आगे चलते हैं हम। अगली खबर जो है वो हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है इंडिया रिपोर्ट्स ए रिकॉर्ड 93% DPT3 इम्यूनाइजेशन कवरेज इन 2022। किसने कहा है ये? WHO की। तो WHO की एक रिपोर्ट आई है। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम संक्षेप से समझेंगे। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, तो हम जानेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम जानेंगे। इससे पहले, शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं खबर क्या है WHO को, हम इसके साथ अंत में समझेंगे कि WHO जो एजेंसी है वो क्या है। अभी क्या कह रही है ये रिपोर्ट? इंडिया रिपोर्ट से रिकॉर्ड 93% DPT3 इम्यूनाइजेशन कवरेज इन 2022। तो 2022 में जो हमारे यहाँ, तो शुरू करते हैं हम इसे। भारत में डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस वैक्सीन के तीसरे डोज, DPT3 कहते हैं जिसे, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस वैक्सीन के तीसरे डोज, जिसे हम DPT3 कहेंगे, के कवरेज दर 2022 में 93% हो गई, जो 2019 में दर्ज की गई। ठीक है, कितनी थी 2019 में? 91%, 91%। 2022 में कितनी हो गई है? 93%, 93%। ठीक है, और 2021 में कितनी थी? 85%। तो जो इस बार की है 2022 की, वो है 93% बढ़ गई है, जो कवरेज दर है हमारे DPT3 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की। ठीक है, तो WHO और यूनिसेफ द्वारा 2022 के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कवरेज का अनुमान मंगलवार को जारी किया गया, जिसमें दिखाया गया है कि WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में DPT3 के कवरेज दर पूर्व महामारी के स्तर 91%। पूर्व महामारी के स्तर किसकी बात कर रहा है? कोरोना आ जाने से पहले के सालों की बात कर रहा है। तो ठीक है, तो पूर्व महामारी के स्तर 91% पर पहुंच गया, जो 2021 में दर्ज की गई 82% से काफ़ी अधिक है। इस क्षेत्र में खसरा के टीकाकरण के कवरेज में भी 6% की वृद्धि हुई, जो 2022 में 92% हो गया, जबकि 2021 में ये 86% था। अब DPT वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं लेने वाले बच्चों, जो बच्चे DPT का जिन्हें पहला डोज भी नहीं मिला होता है, तो DPT वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं लेने वाले बच्चों, जिन्हें शून्य डोज बच्चे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शून्य डोज बच्चे कहा जाता है, उनकी संख्या 2022 में घटकर 2.3 मिलियन हो गई, करीबन 23 लाख। ठीक है, जो 2021 में कितनी थी? 4.6 मिलियन, करीबन 46 लाख थी 2021 में। उनकी जनसंख्या घट के कितनी हो गई संख्या? 2022 में 2.3 मिलियन, करीबन आधा, तो 50% राइज की है। मतलब क्या है इस न्यूज़ का? ये क्या कहना चाह रहा है कि जो बच्चे जिन्हें वैक्सीन नहीं लग पाती थी, जिन्हें वैक्सीन नहीं मिल पाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? शून्य डोज बच्चा, जिन्हें अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं लगी है, तो उनकी भी जो वैक्सीन लगने की संख्या है
वो बढ़ गई है। ठीक है, अब जो शून्य डोज बच्चे थे वो पहले 2021 में 46 लाख थे, 2022 में उनकी संख्या घटकर 23 लाख रह गई है। इसी तरह डीपीटी वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लेने वाले लेकिन प्राथमिक श्रृंखला के 3 डोज पूरे नहीं करने वाले बच्चों की संख्या 2022 में घटकर 6.5 लाख हो गई है। ये लाख नहीं होगा, 6.5 लाख हो गई है, जो 2021 में 1.3 मिलियन थी। तो 2022 में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 6.5 लाख। और 2021 में कितनी थी? 13 लाख के करीब। ठीक है, ये कौन से बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम 1 डोज लिया है डीपीटी वैक्सीन का? दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय एशिया क्षेत्र ने सभी WHO क्षेत्रों में सबसे अच्छा टीकाकरण वसूली दर्ज की है। तो बेसिकली क्या कह रही है ये न्यूज़ कि जो अभी जो टीकाकरण का अभियान है भारत में और भी दक्षिण एशिया देशों में, तो ये अच्छे कदम से आगे बढ़ रहा है। यहाँ बताया है भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं भूटान, मालदीव्स, इनका भी क्या है, इनका भी जो टीकाकरण का रेट है उसे समझाया गया है। ये येलो कलर से हाईलाइट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। रशिया टारगेट्स यूक्रेन पोर्ट ऑफ ओडेसा। ठीक है, तो क्या है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और इनका जो युद्ध है वो बहुत समय से, अब करीबन 2 साल हो चुका है इसे चलते हुए। हो जाएगा फेब में, अगली साल की फरवरी में 2 साल पूरा हो जाएगा इनके युद्ध को चलते हुए। तो रशिया यूक्रेन पर हमला करता है, यूक्रेन रशिया पर हमला करता है। दोनों एक बॉडी से जुड़े हुए हैं, पानी की बॉडी, वाटर बॉडी जिसे हम कहते हैं, तो उसका नाम है ब्लैक सी। ठीक है, तो उस ब्लैक सी पे एक पोर्ट पाया जाता है, यूक्रेन का पोर्ट है जिसका नाम है ओडिशा। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी बहुत बार क्या करता है, वो बस आपको देगा कि ओडिशा ए पोर्ट, व्हाट इज ओडिशा ए पोर्ट ए, कुछ भी 4 ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि यूक्रेन में एक पोर्ट है जिसका नाम ओडेसा है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ में बना हुआ है इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। ये मैप्स के क्वेश्चन में आता है, ज्योग्राफी सेक्शन में आता है, तो आप इसे याद रखिए कि यूक्रेन का पोर्ट है ओडेसा। ठीक है, कहाँ है ये? ब्लैक सी में। अगली खबर है बिजनेस से, तो क्या कहती है खबर, पढ़ते हैं हम। मॉनसून्स अनइवन मार्च कुड फ्यूल फूड इन्फ्लेशन। समझा देता हूं मैं आपको। तो ये क्या कह रहा है कि जो मॉनसून आया है भारत में, तो इसने क्या किया है कि जो वर्षा की है वो कहाँ पर ज़्यादा हुई है? नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में वर्षा जो है वो ज़्यादा देखने को मिली है। और ये क्या कहता है कि जो नीचे का रीजन है भारत का, वहाँ पर वर्षा कम हुई है, जिसकी वजह से जो बारिश होने का वो है वो अनइवन हो गया है। तो हम पढ़ लेते हैं, शुरू करते हैं इसे। तो क्या कहता है ये? हालांकि इस साल जुलाई में बारिश अधिक हुई है जिससे कुल बारिश औसत से अधिक हो गई है, लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीप, दक्कन का पठार और पूर्वी क्षेत्र में अभी भी मानसून से कम बारिश हो रही है। और खरीफ की बुआई, खरीफ जो फसल होती है उसकी बुआई, खरीफ की बुआई पिछले साल की तुलना में चावल और दालों जैसी फसलों के लिए कम है, जिससे खाद्य मूल्य वृद्धि तेजी से हो सकती है। तो बेसिकली ये यही कह रहा है, बता रहा है कि जैसा कि आपने देखा कि उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है और दक्षिण भारत और अगर हम पूर्वी भारत को लेंगे तो वहाँ पर वर्षा जो है वो कम हुई है, औसत से कम हुई है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो खरीफ की बुआई है उसमें उसका जो एरिया था, जो खेती करने का जो एरिया था, उसमें क्या देखने को मिला है हमने कि कम हो गया है। वो कितना? 2% कम है पिछली साल की बुआई के मुकाबले 15 जुलाई तक। तो पिछली साल जैसे 2022 15 जुलाई तक का हम आंकड़ा नापेंगे तो इस साल के मुकाबले पिछली साल 2% ज़्यादा बुआई हुई थी। तो इस साल हमें देखने को मिल रहा है कि जो खरीफ की बुआई है वो कम हो रही है, मक्का, चावल और दाल जो हैं उनकी बुआई में कमी आएगी। तो इसी वजह से ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भारत की सरकार को चेतावनी या एक तरह से बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इसकी वजह से क्या होने वाला है, इसकी वजह से जो खाद्य पदार्थों के जो दाम हैं उनमें वृद्धि आने की संभावना है। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे फूड इन्फ्लेशन, हिंदी में कहेंगे खाद्य पदार्थों की दामों में वृद्धि होना, उसे क्या कहेंगे? फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो फूड इन्फ्लेशन जो है खाद्य पदार्थों की दामों में वृद्धि होना, जो इस साल हो सकता है। इस साल ये हो सकता है 2023 में कि अगर खरीफ जो बुआई है वो कम होती है तो जो फसल जब काटी जाएगी तो हमें कम पैदावार मिलेगी, और जब कम पैदावार मिलेगी तो अपने आप जो दाम होंगे उस चीज़ के, जैसे कि मक्का, चावल या दालें, तो उसके दाम अपने आप बढ़ जाएंगे। तो यही चेतावनी है एक इकोनॉमिस्ट द्वारा भारत की गवर्नमेंट के लिए। तो ये था न्यूज़ में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमने ये आपके लिए एक नया प्रयास किया है। ये अखबार जो द हिंदू है ये इंग्लिश में ही पब्लिश होता है, हमने इसे हिंदी में भी समझने की कोशिश की है, हमने इसका अनुवाद हिंदी में करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई और सुझाव देना है हमें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर आएँ और हमें ज़रूर बताएं। हम उस बारे में सोचेंगे, उस पर विषय पर देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे से कोई समस्या ना आए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो पर बने रहने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।